और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। एज यू नो, टर्म 2 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर हमारा चल रहा है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 5। एंड in this video lecture we will discuss about growth models. In previous video lecture we have discussed about population growth. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ मॉडल्स कितने टाइप्स के होते हैं, फिर वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ग्रोथ मॉडल्स यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं जो आपकी NCERT बुक में गिवन है। वेरी फर्स्ट वन इज exponential growth model, and second one is logistic growth मॉडल। क्लियर? तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगी कि दोनों क्या हैं, फिर उसके बारे में हम अच्छे से डीपली समझेंगे। देखिए, अगर मैं इन जनरल बताऊँ तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो किसी भी हम एक स्पीसीज़ को ले लें उसके लिए ना कोई कंपटीशन है कि भाई हमें खाने के लिए कंपटीशन करना है, रहने के लिए कंपटीशन करना है। बहुत सारा जो फूड है वो अवेलेबल है, उसके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कोई प्रेडेटर उसके ऊपर नहीं है। तो ऐसी जो स्पीसीज़ होती है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करती है, ग्रोथ करके ले जाती है। ठीक है, तो यही आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आई। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज लाइक आपका फूड है एंड स्पेस है। क्लियर? सेकंड चीज, कोई कंपटीशन नहीं है, नो कंपटीशन। एंड जैसे कि मेटिंग के लिए भी कंपटीशन करना पड़ता है, कोई ऐसा वहाँ पर कंपटीशन नहीं है। स्पेस के लिए कोई कंपटीशन वहाँ पर नहीं है। और कोई उनका प्रेडेटर भी नहीं है, नो प्रेडेशन, कि कोई उनका शिकारी भी नहीं है कि उनको बिल्कुल चुपके से जाना पड़ रहा है अपने खाना ढूंढने के लिए कि कहीं मुझे कोई मेरा प्रेडेटर तो नहीं देख रहा है। ऐसी कोई टेंशन है ही नहीं, बिल्कुल इजी लाइफ मस्त तरीके से जीते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ख्याली पुलाव की दुनिया है। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो मैंने क्या बोला कि कोई भी पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो बिल्कुल बहुत ही मतलब जल्दी से ग्रोथ करता है। उसके जो नंबर से बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए कुछ आपको टर्म्स यहाँ पर समझने पड़ेंगे। सपोज हमने एक पॉपुलेशन का साइज ले लिया n। ठीक है, हमने एक साइज ले लिया n इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज। क्लियर? ठीक है, कि हम किसी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और यूनिट टाइम यहाँ पर लिया जाता है। यूनिट टाइम के बाद हम देखेंगे कि उसके साइज़ में कितनी ग्रोथ हुई है, या मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है और कितनी उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई है। या तो इंक्रीमेंट होगा या उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो कितनी इंक्रीज़ हुई है, कितनी डिक्रीज़ हुई है यूनिट टाइम में। अब यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर ली जाती हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और बर्थ और डेथ 4 चीज़ों में अंतर है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कैपिटल B कैपिटल D है उसका मतलब बर्थ और डेथ है। स्मॉल b और स्मॉल d का मतलब है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इतनी बात आई होप सबको क्लियर होगी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन साइज में चेंज है, पॉपुलेशन साइज में चेंज को किससे डिनोट किया जा रहा है? DN। DN का मतलब क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन साइज। PS का मतलब पॉपुलेशन साइज में चेंज। कब? DT। DT का मतलब
चेंज इन टाइम, हमने इसको क्या ले लिया, यूनिट ले लिया, यूनिट टाइम में, ठीक है। तो कितना चेंज आएगा कि सपोज किसी की पॉपुलेशन 1 साल पहले 100 थी, तो 1 साल बाद यूनिट टाइम में कितनी उसमें इंक्रीमेंट हुआ या कितनी वो डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है dn/dt, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर। तो यहाँ पर dn/dt देखो, जैसे कि हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे पॉपुलेशन वाले इसमें कि कितनी डेथ हुई है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी हमने पढ़ा था, और कितने वहाँ पर लोगों का जन्म हुआ है, कितनी मृत्यु हुई है। जन्म वालों को हम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट पॉपुलेशन है उसमें ऐड कर लेते हैं, डेथ को निकाल लेते हैं। और भी 2 थे लेकिन वो उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन, वो यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो देखिए चेंज इन पॉपुलेशन कैसे हम निकालेंगे, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई। सपोज देखो, पहले सपोज 1 साल पहले पूरी जो वहाँ की किसी भी एक एरिया की पॉपुलेशन 100 थी, और 1 साल बाद वहाँ पर 120 हो गई। तो वो 120 में क्या, वो जो 20 नंबर यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, वो कुछ लोगों का जन्म हुआ होगा, कुछ लोग वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी डेथ भी तो हुई होगी। सपोज यहाँ पर जो है 30 लोगों का जन्म हुआ, लेकिन वहाँ पर 10 लोगों की डेथ हो गई, तो कितना आएगा, 120। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतने लोगों का बर्थ हुआ है, इतने लोगों की डेथ हो गई, तो चेंज इन पॉपुलेशन कितना आया, टोटल 120। तो यहाँ पर उसी तरह से dn/dt इक्वल टू कितना आएगा, b-d। इसे हम कर देंगे इक्वेशन 1। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है, हो गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब मैंने आपको बर्थ रेट और डेथ रेट निकालना सिखाया था ऑलरेडी। तो यहाँ हम देखेंगे जो आपका बर्थ रेट है b इज इक्वल टू जो बर्थ होती है अपॉन वहाँ पर जो पहले पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन हमने n मानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका b इज इक्वल टू कितना आएगा, स्मॉल bn, ठीक है। उसी तरह से d इज इक्वल टू कितना आएगा, कैपिटल D अपॉन n, तो D इक्वल टू dn। ये 2 चीज़ें आपको क्लियर है या नहीं, देख लीजिए दोबारा। ये आपका बर्थ रेट है। बर्थ रेट हम कैसे निकालते हैं, कितने लोगों का जन्म हुआ है और कितनी पॉपुलेशन पहले थी, ठीक है। तो ये, और तो इस वजह से b आपका यहीं रहेगा, ये मल्टीप्लाई में आ गया। सेम डेथ रेट कैसे निकालेंगे, कितने लोगों की डेथ हुई है और पहले कितनी वहाँ पर पॉपुलेशन थी। तो ये 2 आपके आ गए, ठीक है। b और d की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, जिसको हम पुट कर देंगे यहाँ। तो इस तरीके से dn/dt इक्वल टू, देखिए कितना आया, b की वैल्यू bn माइनस d की वैल्यू dn। तो ये कितना आएगा आपका, b माइनस dn/dt, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हैंस यहाँ पर दिया है आपका b माइनस d इक्वल टू r, मीन्स बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो r है, जिसमें आपकी NCERT में दिया है, ये क्या है, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्लियर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन के क्या आ जाएगा, dn/dt इक्वल टू rn। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। मीन्स किसी भी पॉपुलेशन में जो चेंज होगा वो कब इंक्रीज होगा, जितनी r की वैल्यू ज़्यादा आएगी। मीन्स जितना बर्थ जब ज़्यादा होगा, डेथ कम होगी, तभी तो r की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि r बराबर क्या है, ये है। ऑब्वियसली जब बर्थ ज़्यादा होगा, डेथ कम होगी, तभी आपका r की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और हर कोई चाहता है कि उसकी r की वैल्यू बड़ी हो जाए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इसका मैं ग्राफ, आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इसे मैं रफ कर रही हूँ। इसका ग्राफ हम जब देखेंगे तो यहाँ हम टाइम ले लेंगे, यहाँ नंबर, ठीक है, पॉपुलेशन साइज।
तो देखिए जब पॉपुलेशन वो कम होगी, बहुत कम नंबर में होगी, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। जैसे सपोज पहले 2 है, 2 का 4 हुई, 4 की 8 हुई, तो कम नंबर इंक्रीज़ हो रहा। लेकिन जब वो 100 हो गई, 100 की 200, 400 ऐसे, तो धीरे धीरे ये ऐसे बढ़ेगी लाइक दैट, फिर एकदम से ग्रोथ करेगी। जैसे जैसे नंबर जितने बढ़ते जाएंगे वो उतने ही ज़्यादा बच्चे पैदा करते जाएंगे। तो इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। ये जो कर्व बना है कैसा बना है, जे शेप्ड का बना है। क्लियर है? इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गई हो। अब यहाँ पर कुछ आर की वैल्यू दी गई है आपकी NCERT बुक में, जिसमें आर इक्वल टू नॉर्वे का आर इक्वल टू कितना दिया है, 0.015। ठीक है, एक बार इसको मैं चेक कर लेती हूँ कि कहीं गलत तो नहीं है। ओके, सही है। उसी तरह से इंडिया की जब आर वैल्यू निकाली गई थी इन 1981 में, तो वो आर वैल्यू कितनी थी, 0.0205 ये थी। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपकी बुक में दिए गए हैं और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। तो आई होप ये वाला आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड पढ़ते हैं आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो इस ग्राफ को मैं यहाँ पर रफ कर दूँ या नहीं, चलिए कर देती हूँ रफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जैसे कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल मीन्स अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जितने भी स्पीसीज़ हैं उनका देखिए कंपटीशन है। जैसे डियर है, देखो बाहर निकलता है जब खाने के लिए, तो कितना ज़्यादा कंपटीशन, उसको प्रेडेटर का डर है, उसको स्पेस का डर है। ठीक है, उसी तरह से लायन है, लायन को अपने स्पेस का डर है, मेटिंग करने के लिए उनके बीच में कंपटीशन है। ठीक है, तो उसी तरह से आपका जो लॉजिस्टिक है, अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें, देखो हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाए। फिर जॉब के लिए भी देखो एक पोस्ट होती है, 100 लोग आते हैं, तो कंपटीशन ही तो है उस जॉब। अब जॉब हम करेंगे तो हमें हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको फुलफ़िल कर पाएंगे। तो ये क्या है आपका, मतलब रियल में है, और ऐसा हर स्पीसीज़ के साथ है। ऐसा नहीं कि कोई मज़े में रह रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, तो यहाँ पर एक टर्म है के, इसको समझना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, अब भाई कैरिंग कैपेसिटी क्या है? ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ है उसकी एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा कोई चीज़ डाल देते हो तो वो वर्क नहीं करता है। तो उसी तरह से हमारी अर्थ की भी एक कैपेसिटी है हर किसी भी स्पीसीज़ के लिए। ठीक है, मीन्स अगर कोई स्पीसीज़ हमने ले ली, हर्बीवोर सपोज हमने ले लिए, ठीक है, वो ग्रोथ करते गए, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन इतने ज़्यादा नंबर्स बढ़ गए कि अर्थ के पास उसको खाना खिलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या वो स्पीसीज़ ग्रोथ कर पाएगी? नहीं। ठीक है, सब भूखे मरेंगे। तो इसीलिए हर किसी स्पीसीज़ के लिए कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, जब कोई स्पीसीज़ इनिशियल टाइम पर ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, वो करते रहेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकती। अगर वो करेगी तो वो उनके लिए खतरा है। ठीक है, उसके लिए जगह नहीं है, उनको फिर मतलब जगह नहीं है तो वो आपस में लड़ मरेंगे। तो इस टाइप की स्थिति आ जाती है, तो कैरिंग कैपेसिटी उसे कहा जाता है। तो इसमें कैसा आपका मॉडल बनेगा, देखिए यहाँ पर टाइम, यहाँ पर एन। तो सपोज कोई स्पीसीज ग्रोथ कर रही है और यहाँ पर उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, मीन्स वो शुरू में ग्रोथ कर रही है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। इससे ऊपर जैसी जाएगी वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो खाना ही नहीं बचेगा, या अगर मैं रहने की जगह कहूँ, रहने की जगह ही नहीं बचेगी।
ठीक है, कि अगर हम किसी कमरे में लोगों को ठूसते गए, उसकी हम कैपेसिटी को ही ख़त्म कर दे रहे हैं, फिर भी ठूसते गए, तो क्या उस कमरे में जितने लोगों को हमने बंद कर दिया वो जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो यही समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। या कोई गाड़ी है, गाड़ी में अगर 4 पैसेंजर को बैठाने की, जैसे कहा जाता है ना कि पैसेंजर को बैठाने की कैपेसिटी है, हम ज़्यादा उसमें भर देंगे तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, तो शुरू में जो भी स्पीसीज़ के नंबर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो पोजीशन आएगी उसे कहेंगे एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर। फिर देखिए वो बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी की ओर बढ़ेगी वो स्पीसीज, तो वहाँ पर डिसेलरेशन आ जाएगा, डिसेलरेशन, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी, फिर उसके पैरेलल वो हो जाएगी। तो इस स्थिति को बोला जाता है असिम्प्टोट। इस स्थिति को क्या बोला जाएगा? असिम्प्टोट, ठीक है। आई होप जब पॉपुलेशन धीरे धीरे एकदम से जब बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन, फिर जब वो अपने कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचने वाला होगा तो डिएसेलरेशन, उसके बाद जब वो कैरिंग कैपेसिटी के पैरेलल में हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे असिम्प्टोट। क्लियर है? अब ये जो कर्व बना है आपका वो कैसा बना है? सिग्मोइड, सिग्मोइड कर्व यहाँ पर बना है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा आपका dn/dt Rn, ठीक है। R क्या था यहाँ पर? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पर K-n/K, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन के आ गया है, ठीक है। जहाँ पर n क्या है? आपके पॉपुलेशन साइज है पहले के टाइम पर। r क्या है? जैसे कि मैंने बताया अभी, बर्थ और डेथ के बीच का जो डिफरेंस है वो है। k आपकी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। और कैरिंग कैपेसिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम नंबर को, जब कोई भी हैबिटाट किसी भी स्पीसीज़ के मैक्सिमम नंबर को सपोर्ट कर सकती है, वही उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। फिर भी मैं लिख देती हूँ कि क्या है आपका? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज दैट a habitat can support। क्लियर? तो आई होप टेक अ स्क्रीनशॉट। और आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye.